नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 10 मई के डेली न्यूज एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। कौन कौन सी न्यूज़ेस यहां पे डिस्कस होने वाली हैं? देखिए, कुछ न्यूज मैं अलग से वीडियो में भी डिस्कस करूंगा। एक न्यूज जो हम यहां पे डिस्कस करेंगे वो है महिंदा राजापाक्सा ने यहां पे रिजाइन कर दिया है, लेकिन इस रेजिग्नेशन का कोई भी मतलब नहीं है। क्यों नहीं है, मैं अलग से आपको समझाऊंगा। फिर एमपी लैट्स फंड के रिस्पेक्ट में कुछ न्यूज निकल के आई है। एमपी लैट्स में अच्छा खासा पैसा करोड़ों की तादाद में जमा होता है। इसका इंटरेस्ट अमाउंट ही बहुत ज्यादा हो जाता था। अब पहले ये इंटरेस्ट अमाउंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ही दे दिया जाता था खर्चे के लिए। अब सरकार ने बोला है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इंटरेस्ट अमाउंट नहीं मिलेगा, जितना भी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट होगा वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चला जाएगा। इस न्यूज को यहां पे समझेंगे। फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स जो कि 2021 में लाए गए थे, इसके अगेंस्ट बहुत सी पेटिशंस फाइल हुई थी हाई कोर्ट में। तो पिछले साल ही केंद्र की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि भाई जितनी भी पेटिशंस आईटी रूल के रिस्पेक्ट में हाई कोर्ट में पेंडिंग है वो सब आप अपने पास ट्रांसफर कर लो और एक कंसोलिडेटेड रूलिंग दो इस पर्टिकुलर मैटर के ऊपर। इसको यहां पे समझने की कोशिश करेंगे। फिर कितनी वुमेन और कितना मेन कितनी दारू पीते हैं, कितना अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, इस कंटेक्स्ट में एक इंफॉर्मेशन है। इसको हम लोग यहां पे समझने की कोशिश करेंगे। अंडमान को अपना खुद का एक गैस बेस्ड पावर प्लांट मिलने वाला है। इसका क्या सिग्निफिकेंस है इस न्यूज का, इसको समझने की कोशिश करेंगे। और रुपी की जो वैल्यू है इंटरनेशनल मार्केट में, ये बहुत हद तक गिर गई है। तो इस पर्टिकुलर न्यूज को समझने की कोशिश करेंगे। अब इन न्यूज में से कितनी मैं अलग बताऊंगा, कितनी अलग नहीं बताऊंगा, वो मैं ओवर द कोर्स ऑफ टाइम आज की डेट में चैनल पे आपको ये सारी न्यूज कवर्ड मिल जाएंगी। वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं, पेप टॉक। पेप टॉक का मतलब क्या होता है? स्पीच दैट इज गिवन टू इनकरेज पीपल और मेक देम वर्क हार्डर। द कोच गेव देम अ पेप टॉक बिफोर द गेम। वो चक दे इंडिया मूवी देखी ना, जिसमें वो शाहरुख खान डायलॉग देता है, 70 मिनट, 70 मिनट में तुम्हारा फ्यूचर। 70 मिनट यानी 90 मिनट क्या था। तो मतलब गेम शुरू होने से पहले कोई आपको, गेम शुरू होने से पहले, आपके परफॉर्मेंस से पहले, आपके एग्जाम देने से पहले कोई आपको एक बड़ा ही इंस्पिरेशनल भाषण दे गया, जिससे आप बिल्कुल पंप अप हो गए, आपकी मेहनत करने की काबिलियत बढ़ गई। इस प्रकार की टॉक को आप बोलते हो पेप टॉक। अक्सर कर ऑफिसेज में जो बॉसेज होते हैं वो इस प्रकार की पेप टॉक अपने एम्प्लॉयज को देते हैं उनकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों। चैनल को अब तक आपने शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप फॉलो कर लीजिए, वहां पे आपको लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें दोस्तों। अगर आप ज्वाइन बटन नहीं दबा सकते तो सुपर थैंक्स दबा सकते हैं। दोनों ही ऑप्शंस आपको नीचे दिख जाएंगे। ज्वाइन बटन का ऑप्शन आपको चैनल पे सब्सक्राइब बटन के बगल में दिख जाएगा और सुपर थैंक्स आपका लाइक बटन के साइड में दिख जाएगा। इफ यू कैन प्लीज क्लिक दीज बटन्स। चलिए न्यूज शुरुआत करते हैं। भाई, एमपी लैट से रिलेटेड नियम कानून यहां पे बदल दिए गए हैं। ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, एमपी लैट स्कीम, ये एक सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब क्या हो गया कि स्कीम के अंदर जितना भी पैसा है वो केंद्र की सरकार खत्म करती है। राज्य की सरकारों को पैसा देने की जरूरत है नहीं। इसको अनाउंस किया गया था दिसंबर 1993 में, और कोई यूनिक इंटरवेंशन नहीं है। दुनिया के बहुत से, आप कह लो, पार्लियामेंट्स में इस प्रकार की स्कीम पहले से चलती थी, तो इंडिया में भी चालू कर दी गई। अब हमारे एमपीज को यह ताकत दी गई है कि वो रिकमेंड कर सके कुछ काम ऑफ डेवलपमेंटल नेचर अपनी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी की किसी पर्टिकुलर रूरल इलाके में। और इसमें जो भी काम रिकमेंड करेगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसमें ड्रिंकिंग वाटर, प्राइमरी एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन या रोड से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है। तो एक लोकसभा का मेंबर, ठीक है, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के किसी गांव में या कुछ अलग अलग गांव में प्राइमरी एजुकेशन, हेल्थ, रोड, सैनिटेशन से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करवा सकता है। राज्यसभा का मेंबर, जिस स्टेट से वो राज्यसभा बना है, वहां के किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी के किसी भी गांव में प्लान इंप्लीमेंट करवा सकता है। और लोकसभा राज्यसभा की जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो देश के किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी के किसी की भी गांव में इस प्रकार के प्लान्स को एक्टिवेट कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आप देखो तो जून 2016 से एमपी लैड फंड का इस्तेमाल स्वच्छ भारत अभियान, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, जिसको आप हिंदी में सुगम भारत अभियान भी बोलते हो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग या संसद आदर्श ग्राम योजना स्कीम को इंप्लीमेंट करवाने के लिए भी पैसा खत्म किया जा सकता था। हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को साल में 5 करोड़ रुपए मिलता है इस चीज के लिए, दो इंस्टॉलमेंट्स में, एक 2.5 करोड़ की इंस्टॉलमेंट, उसके बाद 6 महीने बाद फिर से एक 2.5 करोड़ की इंस्टॉलमेंट। और फंड्स जो आते हैं एमपी लैड्स के अंदर वो नॉन लैप्सेबल है। मतलब आपके एमपी लैड अकाउंट में अगर कोई फंड पड़ा हुआ तो खत्म नहीं होगा। मतलब साल में आपको 5 करोड़ एलोकेट किए गए और मान लो आपने साल भर में 5 करोड़ खत्म नहीं किए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अकाउंट के पैसे खत्म। वो आपके अकाउंट में ही रहेंगे, आप बाद में उसको इस्तेमाल कर सकते हो। आपके अकाउंट मतलब आपका जो एमपी लैड वाला अकाउंट है, उसमें आपके पर्सनल अकाउंट की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है भाई। तो ये ओवरऑल यहां पे सीन है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वर्क्स को रिकमेंड करते हैं,
ठीक है ना। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, इसने एमपी लैड की पॉलिसी को अनाउंस किया था और 5 करोड़ रुपया 2 इंस्टॉलमेंट में रिलीज कर दी। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, यहां पे जो प्रोजेक्ट को रिकमेंड करने का काम है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करता है, लेकिन इंप्लीमेंट करने का काम करता है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज। और जहां पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम कहते हैं ना कि यार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में ऐसा क्या पावर है कि वो बहुत पावरफुल है। जी सच में बहुत पावरफुल है। कोई भी पॉलिसी अगर स्टेट के लेवल पे इंप्लीमेंट करनी है तो वो एग्जीक्यूटिव करेगा, और एग्जीक्यूटिव का आप कह लो सबसे टॉप अथॉरिटी है एक डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, देखिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्लान बनाएगा, उस प्लान के बेसिस पे वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को रिकमेंड कर देगा प्लान। अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर समय समय पे उस प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए किसको ठेका देना है, कितना पैसा कहां खर्च करना है, कोई आरटीआई तो उसकी कैसे रिस्पॉन्ड करना है, वो अलग बात है कि ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को फोन कर सकता है और पूछ सकता है कि भाई मैंने आपको बोला था कि आप ये प्लान रिकमेंड करो। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से एक रिपोर्ट मांग सकता है और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को रिपोर्ट एमपी को देनी पड़ेगी, क्योंकि एमपी अपने फंड में से यहां पे पैसा दे रहा है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को। तो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की आंसरेबिलिटी बनती है, बिकॉज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज अ पब्लिक सर्वेंट। तो समय समय पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को रिपोर्ट देनी पड़ सकती है एमपी को कि साहब देखो, मैंने इस पर्टिकुलर जगह पे ये प्लान आपके इंप्लीमेंट कर दी है। ठीक है भाई। तो अब न्यूज क्या है? न्यूज ये है कि भाई एमपी लैड फंड के अंदर जो भी पैसा पड़ा हुआ है, उस पैसे के ऊपर जितना इंटरेस्ट आता है वो इंटरेस्ट अब एमपी लैंड फंड में नहीं पड़ेगा। अब तक क्या होता था कि जितना भी एमपी लैंड, अब देखिए एमपी, एक एमपी को 5 करोड़ रुपया मिल रहा है, कितने एमपीज है? 250 तो राज्यसभा में, 550 आपकी लोकसभा में, 700-800 एमपीज है। इनका 5 करोड़ रुपया अगर आप पॉइंट कर लो तो कितना पैसा हो गया? ठीक है ना, लगभग 4,000 करोड़। 800 एमपीज इंटू 5 करोड़ मतलब 4,000 करोड़ रुपया। अब 4,000 करोड़ रुपए का जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है वो भी बहुत बड़ा होगा, क्योंकि बहुत सारे एमपीज क्या करते हैं, एकदम इमरजेंसी बेसिस पे प्लान नहीं इंप्लीमेंट करते हैं, कुछ समय बाद इंप्लीमेंट करते हैं। एमपी भी एक हाई इंटेंसिटी आप काम है, समझ सकते हो। नहीं समय मिला तो बाद में इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होता जाता है, पैसा बढ़ता जाता है। अब इंटरेस्ट एक्यूमुलेट नहीं होगा। अगर एमपी लैड के अंदर आपने पैसा इस्तेमाल नहीं किया तो जितना इंटरेस्ट इकट्ठा होगा वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चला जाएगा। मतलब साफ साफ यहां पे सरकार ने बोल दिया कि एमपी लैड के अंदर अगर पैसा आप ओवरऑल अर्जेंट बेसिस पे या फिर प्रायोरिटी बेसिस पे खर्च करना चाहते हो तो करो, इसका जो भी इंटरेस्ट अमाउंट होगा वो वापस कंसोलिडेटेड फंड में आ जाएगा, एमपीस को नहीं मिलेगा खर्च करने के लिए। ये यहाँ पे नियम कानून में बदलाव किया गया। ठीक है भाई, तो ये एक पर्टिकुलर न्यूज यहाँ पे निकल के आ रही है। और मैं आपको बता दूं, एमपी लैड स्कीम को जब कोरोना शुरू हुआ था तो कुछ समय के लिए बंद भी कर दिया गया था। अप्रैल 2020 से नवंबर 2021 तक एमपी लैड्स के फंड रिलीज नहीं किए गए थे, बाद में शुरू कर दिए गए हैं। अभी के लिए एमपी चाहें तो एमपी लेड फंड के अंदर से कोई प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करवा सकते हैं, लेकिन इंटरेस्ट का अमाउंट उनके खाते में नहीं आएगा। इंटरेस्ट का अमाउंट वापस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चला जाएगा। जीएस पेपर 2 और 4 के गवर्नमेंट पॉलिसीज और इंटरवेंशन और यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स में पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। फिर भाई नेक्स्ट न्यूज, रूपी हिट्स न्यू लॉ ओइंग टू डॉलर आउटफ्लो। देश से डॉलर्स बड़ी ही मात्रा में निकल रहे हैं, और चूंकि देश से डॉलर्स बाहर निकल रहे हैं तो जो रिपू की वैल्यू है वो रूपी की वैल्यू यहां पे गिर गई है अगेंस्ट डॉलर। अगर आप देखो तो रूपी अगेंस्ट डॉलर 75 रुपए चल रहा था, 75 से 76 पे आया, अब तो भाई बिल्कुल ही नीचे पहुंच चुका है 77.4 पे। जी हाँ, एक यूएस डॉलर के अगेंस्ट हमें रुपए मिल रहे हैं 77.4। अब देखिए इंडिया जैसी कंट्रीज के लिए एक अच्छा फिगर नहीं है। उसके रीजन ये है कि देखिए भले ही हमारे एक्सपोर्ट्स कॉम्पिटिटिव हो जाए, हमारे एक्सपोर्टर्स ज्यादा सामान एक्सपोर्ट कर पाए, लेकिन इंपोर्ट्स महंगे होते हैं और इंडिया बहुत हद तक अब भी इंपोर्ट के लिए बहुत सी दूसरी कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इतना ज्यादा करेंसी का डीवैल्यूएशन होना इंडिया के हित के अंदर नहीं है। और रिसेंटली कुछ इंटरनेशनल रिपोर्ट्स ये भी निकल के आई है कि भाई इंडिया के अंदर जो $1 की रुपये की वैल्यू है वो 94 पहुंच सकती है। शायद आईएमएफ ने रिपोर्ट दी, तो वो भी कहीं ना कहीं इंडिया के लिए प्रॉब्लमेटिक निकल के आ रहा है। तो इस मुद्दे को यहां पे समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में ऐसा हो क्यों रहा है। इससे पहले देखा जाए, सबसे नीचे जो पैसा गिरा था वो गिरा था 7 मार्च 2022 को 77.09 पे पहुंच गया। देखिए बात यहां पे ये है कि एक तो इंडिया के अंदर ये जो मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग की जा रही सेंट्रल बैंक्स के द्वारा इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए, इसके चलते जो इन्वेस्टर्स हैं वो डर गए हैं। बहुत सारा एफपीआई का पैसा इंडिया से बाहर निकल रहा है, इसीलिए फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स और एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं समझा जाता, क्योंकि इनका जो पैसा आता है इंडिया के अंदर वो कभी भी बाहर जा सकता है। एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू जो पैसा आता है वो भैया रुकता है, लेकिन एफआईआई और एफपीआई के थ्रू जो पैसा आ रहा है वो कभी भी बाहर निकल सकता है। अब हुआ क्या है? हुआ यह है कि इंडिया में
जो हमारी सेंट्रल बैंक है आरबीआई, इसने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए। क्यों बढ़ा दिए? ताकि भाई इन्फ्लेशन को काउंटर किया जाए। कैसे काउंटर किया जाए? तो मार्केट में लिक्विडिटी थोड़ी कम हो। मार्केट में लिक्विडिटी कैसे कम होगी? तो सरकार ने रेपो रेट बढ़ाया, तो अब आरबीआई ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे पैसा देगा बैंकों को, बैंक ज्यादा इंटरेस्ट पे पैसा देंगी लोगों को। तो मार्केट में जो पहले कम इंटरेस्ट रेट पे लोगों को पैसा उधार मिल रहा था वो मिलेगा। तो पैसे की बोरोइंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। जब पैसे की बोरोइंग कॉस्ट बढ़ जाएगी तो धंधा करना, बिजनेस करना इंडियन मार्केट में मुश्किल हो जाएगा। एक तो ये चीज है। और बिजनेस करना इंडियन मार्केट में कितना आसान है, इस बात पे डिपेंड करता है कि बाहर के इन्वेस्टर्स आपके देश में कितना पैसा खत्म करेंगे। एक तो ये रीजन हो गया। दूसरा रीजन ये हो गया कि रिसेंटली चाइनीज रेनमिनबी की जो स्ट्रेंथ है वो गिरी है। चाइनीज रेनमिनबी वीक हुई है। अब एशियन करेंसीज वीक हो रही, आईएनआर की वैल्यू गिरी है, चाइनीज रेनमिनबी की वैल्यू गिरी है। तो ओवरऑल एशियन मार्केट्स में जो कॉन्फिडेंस है वेस्टर्न इन्वेस्टर्स का, वो थोड़ा यहां पे गिर रहा है। प्लस यूएस के अंदर इकोनॉमी इंप्रूव हो रही है। तो यूएस के अंदर इकोनॉमी इंप्रूव हो रही है, उनका फेडरल रिजर्व्स के रेट इंप्रूव हो रहे हैं। तो उससे हो क्या रहा है कि बहुत सारे लोग इंडियन मार्केट से और चाइनीज मार्केट से अपना पैसा निकाल के यूएस मार्केट में अपना पैसा लगा रहे हैं। तो यूएस मार्केट में पैसा लगाने के लिए उन्होंने इंडिया और चाइना के मार्केट से अपना पैसा बाहर खींच लिया। तो इंडिया के स्टॉक्स में, इंडिया की इक्विटीज में, इंडिया के बॉन्ड मार्केट में जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट कर रखा था, वो वहां से पैसा निकाल के ले गए। अब जब वो वहां से पैसा निकाल के ले गए तो देश के बाहर डॉलर चला गया। अब जब देश के बाहर डॉलर चला गया और वो यूएस के अंदर पहुंचा, तो डॉलर की डिमांड बढ़ गई। जब डॉलर की डिमांड बढ़ गई तो डॉलर स्ट्रांग हो गया, और डॉलर स्ट्रांग हो गया मतलब बाकी करेंसी वीक पड़ गई। मतलब इंडिया की करेंसी का जो वैल्यू है डॉलर के रिस्पेक्ट में वो थोड़ी गिर गई। वजह क्या थी? क्योंकि इंडियन मार्केट से डॉलर बाहर निकल गया। देखिए, डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी है। जितना ज्यादा डॉलर इंडियन मार्केट के अंदर आ रहा है, उतना ही आप समझ सकते हो कि इंडियन मार्केट्स बॉयंट है। इंडियन इक्विटीज की इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड है। और अगर डॉलर बाहर निकल रहा है मतलब इंडियन इक्विटीज बेच रहे हैं। और जब इंडियन इक्विटीज बिकने लगती तो बेचो बेचो बेचो, स्टॉक मार्केट धड़ाम से नीचे गिरता है। तो हम यहाँ पे ये भी देख रहे हैं कि जो स्टॉक मार्केट है वो भी थोड़ा नीचे गिरते हुए यहाँ पे नजर आ रहा है। ये जो स्टैंडर्ड एंड पुअर का बीएसई सेंसेस इंडेक्स है, अक्टूबर 2021 में जो बिल्कुल टॉप पे चला गया था, उसकी वैल्यू अभी के लिए 10% इंडिया में गिर गई है। इस फाइनेंशियल ईयर में लगभग फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट $5.8 बिलियन की इंडिया से बाहर निकल गई है। ठीक है ना? और इसके लिए इंटरनेशनल वजह है। दुनिया भर में जो क्रूड ऑयल के दाम बढ़ना है, ये एक वजह है। इंडिया में मॉनेटरी टाइटनिंग हो रही, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए रेपो रेट बढ़ाया गया, ये एक वजह है। यहाँ पे चाइना ने इतना तगड़ा लॉकडाउन लगा के रखा है ना, फैक्ट्री प्रोडक्शन रुक गया है। चाइना की जो ग्रोथ रेट है अप्रैल में, वो सिंगल डिजिट में आ गई है। तो ओवरऑल ये भी एक फैक्टर यहां पे बताया जा रहा है। चूंकि अब बात ये है ना, इंडिया में जो भी चीजें बनती हैं उसके लिए बहुत से की इनपुट्स चाइना से आते हैं, और उनके आने का रेट इंडिया के अंदर अभी के लिए थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि शंघाई में लॉकडाउन लगा दिया गया है। तो उसके चलते भी यहां पे एक निगेटिव सेंटीमेंट आया है, और डॉलर की वैल्यू, सॉरी रूपी की वैल्यू विद कंपैरिजन टू डॉलर नीचे गिर गई है। तो अब अगर हमको रूपी को स्टेबलाइज करना है तो पहले तो 77.44 से 77.1 पे आना है। फिर हम कहीं जाके 76.8 और 76.7 पे पहुंचेंगे, जो कि अभी चल रहा था एक दो महीने पहले। और अगर सिचुएशन बिगड़ी तो 77.8 में भी पहुंच सकता है इंडियन रुपी। इंडिया की करेंसी भी डिवैल्यूएट करनी पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है और डॉलर के अगेंस्ट में हमारी करेंसी की अगर वैल्यू गिरेगी तो करेंसी के ऊपर से लोगों का भरोसा उठ सकता है। कुछ दिन पहले हुआ था ना कि टर्की में जब करेंसी डिवैल्यू हुई थी, तो टर्की के लोगों ने डॉलर और यूरो में पेमेंट लेना शुरू कर दिया। उनको अपनी करेंसी लीरा में भरोसा नहीं रहा। यह चीज इंडिया के अंदर नहीं होनी चाहिए। तो करेंसी डेप्रिसिएशन क्या होता है? एक करेंसी का गिर जाना। तो अगर पहले $1 70 का था, अब वो $76 का हो गया, मतलब $1 में ज्यादा रुपया मिल रहा है, मतलब रुपए की वैल्यू कम हो गई। इसको आप बोलते हो करेंसी डेप्रिसिएशन। अब करेंसी डेप्रिसिएशन की यहां पे कुछ और वजह है। इंडिया की ट्रेड डेफिसिट। अब इंटरनेशनल मार्केट में तेल के दाम बढ़ गए, क्रूड ऑयल के दाम बढ़ गए। तो चूंकि क्रूड ऑयल के दाम इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ गए हैं, तो अब हमें ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है इन ऑयल को खरीदने के लिए। ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है तो हो क्या रहा है कि हमारी ट्रेड डेफिसिट बढ़ रही है, हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है, इंपोर्ट में खर्चा बढ़ रहा है, तो ट्रेड डेफिसिट बढ़ रही है। जब ट्रेड डेफिसिट बढ़ती है तब हमारी करेंसी गिरती है। यह भी एक वजह यहां पे बताई जा रही है। ठीक है? जीएस पेपर टू इंडियन इकोनॉमी में न्यूज आपको काम आएगी। फिर अगली न्यूज क्या है भाई? सुप्रीम कोर्ट स्टेज हाई कोर्ट प्रोसीडिंग्स इन आईटी रूल केसेस। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग हाई कोर्ट से बोला है कि ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 बने थे, और ये जो केबल टेलीविजन नेटवर्क अमेंडमेंट रूल्स 2021 बनाए थे सरकार ने,
इन रूल्स को लेके हाई कोर्ट में जितनी भी पिटीशन फाइल हुई है, इनके ऊपर जो भी सुनवाई चल रही है अभी के लिए, उसको बंद कर दो। कब तक बंद कर दो? सुप्रीम कोर्ट अगली इंक्वायरी इन दोनों ही रूल्स के केस में करेगा 19 मई को, और हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इन दोनों रूल्स के रिस्पेक्ट में एक हॉलिस्टिक डिसीजन यहां पे दे। इसीलिए यहां पे सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस एएन खानविलकर साहब बैठे थे और एएस ओका बैठे थे, इन्होंने बाकी हाई कोर्ट से बोल दिया है कि अभी के लिए आईटी रूल्स, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 और केबल टेलीविजन नेटवर्क अमेंडमेंट रूल्स 2021, इसके ऊपर जो भी सुनवाई कर रहे हैं हाई कोर्ट, अभी के लिए हम बंद कर दें। इसकी एक वजह यह भी है कि भाई सरकार ने 2021 में सुप्रीम कोर्ट को बोला था कि माई बाप सुप्रीम कोर्ट, आपके कहने के ऊपर ही तो हमने आईटी रूल बनाए हैं, और अब आईटी रूल के अगेंस्ट दुनिया भर की हाई कोर्ट, मतलब इंडिया की हाई कोर्टों में केस पड़े हुए हैं दुनिया भर के। तो अब आप एक काम करो, सारे केसेस को अपने पास लेके आओ और एक अथॉरिटेटिव प्रोनाउंसमेंट दो। और हुआ एक्चुअली में यही था कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ही एक डिसीजन में यह बोला कि भाई सोशल मीडिया का इस्तेमाल इंडिया के अंदर गलत तरीके से हो रहा है। सोशल मीडिया पे एंटी नेशनल एक्टिविटीज फैलाई जा रही हैं, और कुछ हद तक ये बात सही थी, बहुत हद तक ये बात सही थी। सोशल मीडिया पे कोई कुछ भी बोल देता है, देश के टुकड़े हो जाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद, पता नहीं क्या क्या बकवास सोशल मीडिया पे चलती रहती है। अब हो सकता है वो प्रोपोगेंडा हो जो कि पाकिस्तान ओरिजिनेटेड हो, बट उस प्रोपोगेंडा को बहुत सारे लोग इंडिया में यूज करने लगते हैं। तो इस प्रकार की चीजें सोशल मीडिया पे ना हो, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई सोशल मीडिया को रेगुलेट करना जरूरी है। रेगुलेट करने के लिए सरकार से बोला, सरकार ने क्या बोला? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021। अब जैसे ही सरकार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 लेके आई, बहुत सारे हाईकोर्टों में केस पहुंच गए। तो सरकार ने खुद ही आई सुप्रीम कोर्ट से बोला कि भाई सारे केस अपने पास लो और इनके ऊपर एक अथॉरिटेटिव प्रोनाउंसमेंट दो, और मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है प्रोनाउंसमेंट 19 मई को निकल के आए। तो अगर अगली डेट आई तो उसको भी देखा जाएगा। ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स आए थे ना, दे वर नोटिफाइड अंडर सेक्शन 87 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। इन रूल्स में एक कोड ऑफ एथिक्स लेके आया गया ऑनलाइन न्यूज के लिए, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए, डिजिटल मीडियाज के लिए, कि क्या कोड ऑफ एथिक्स फॉलो करना है ओटीटी प्लेटफॉर्म को, ऑनलाइन न्यूज को, डिजिटल मीडियाज को। सेल्फ क्लासिफिकेशन ऑफ कंटेंट, जो भी ओटीटी प्लेटफॉर्म है उनके यहाँ पे जो भी कंटेंट है उसको 5 कैटेगरीज में बांटना होगा, यूनिवर्सल, ठीक है ना, यूए 7+, यूए 13+, यूए 16+, एडल्ट, कितनी एज ग्रुप वाले कौन सा कंटेंट दे सकते हैं, ये प्रॉपर तरीके से डिफाइन करना पड़ेगा। फिर भाई जो लोग डिजिटल मीडिया पे न्यूज देते हैं उनको नॉर्म्स ऑफ जर्नलिस्टिक कंडक्ट फॉलो करना है, जो कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया रिलीज करता है। फिर प्रोग्राम कोड फॉलो करना है केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट का, और ऑफलाइन और डिजिटल मीडिया का एक प्रॉपर जुडिशियल मिक्स बना के रखना है। तो इस प्रकार के बहुत सारे नियम कानून आपके आईटी रूल्स के अंदर दिए गए थे। वो नियम कानून ग्राउंड लेवल पे प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं हो पा रहे थे। इस कंटेक्स्ट में ही आप कह लो कि यहां पे बहुत सारे लिटिगेशन शुरू हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर अथॉरिटेटिव जजमेंट देगा कि किस हद तक ये आईटी रूल्स और केबल रूल अमेंडमेंट सही है। आईटी रूल्स के अंदर एक ग्रीवांस रिड्यूसल मैकेनिज्म बनाया गया 3 लेवल का। पहले लेवल पे सेल्फ रेगुलेशन बाय पब्लिशर होगा, जो पब्लिशर होगा, ठीक है ना, जो न्यूज मतलब ओवरऑल जो ओटीटी प्लेटफॉर्म चलाने वाले जो बड़े बड़े आप कह सकते हो नेटफ्लिक्स जैसे, अमेजन प्राइम जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं, ये ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर अपॉइंट करेंगे। इनके पास जो भी कंप्लेन पहुंचेगी उसको 15 दिन में डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा। दूसरा, सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी, इन पब्लिशर्स की अपनी खुद की सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी होगी, इसमें मैक्सिमम 6 मेंबर्स हो सकते हैं। इसको लीड करेगा रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। और फिर एक ओवरसाइट मैकेनिज्म बनाया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा। ये एक चार्टर बनाएगा सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडीज के लिए, कोड ऑफ प्रैक्टिसेस को डिफाइन करेगा, और वो कोड ऑफ प्रैक्टिसेस वायलेट होती हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग को रिपोर्ट किया जा सकता है। इसके रिस्पेक्ट में मैंने पहले भी कुछ न्यूज बना रखी, जैसे 1 मार्च 2021 के एडिटोरियल में मैंने आईटी डिजिटल मीडिया रूल्स 2021 डिस्कस किए थे। फिर लगभग 1 साल पहले ही व्हाट आर ओटीटी सर्विसेज एंड हाउ डेंजरस दे कैन बी फॉर ट्रेडिशनल मीडिया। तो आप ओटीटी सर्विसेज, मेरे नाम हर्षित द्विवेदी के साथ सर्च मार दीजिए, आपको ये पर्टिकुलर न्यूज मिल जाएगी, सारी एसोसिएटेड बैकग्राउंड इन्फो मिल जाएगी। जीएस पेपर 3 में न्यूज आपको काम आएगी। और आज की आखिरी न्यूज, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स टू गेट गैस प्लांट। देखिए, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने अप्रूव कर दिया है एग्जेम्पशन, और अब ऐसा बताया जा रहा है कि अंडमान निकोबार आइलैंड में गैस पावर प्लांट खोले जा सकते हैं। तो जो रेगुलेशन था कोस्टल जोन्स को लेके, उसको यहां पे अमेंड किया गया है, और उस अमेंडमेंट के आधार पर ऐसा बताया गया है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में भी जो गैस पावर प्लांट है वो बनाए जा सकते हैं। अच्छा, पहले गैस प्लांट्स क्यों नहीं बनाए जा सकते थे? तो जो आइलैंड कोस्टल जोन रेगुलेशन है, आईसीजेडआर, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस डालता है हमारे आइलैंड के कोस्टल स्ट्रेचेस में। तो यहां पे जो अंडमान और निकोबार कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी है, जिसको आप एएनसीजेडएमए बोलते हो, ये आप कह सकते हो एक एक्सपर्ट बॉडी है, एक मिनिस्ट्री की। इस मिनिस्ट्री का नाम है नेशनल कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी।
तो नेशनल कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी एनजीएडएमए के अंदर काम करने वाला ये जो एएनसीजेडएमए है, अंडमान एंड निकोबार कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसने क्या बोला? इसने बोला कि भाई आईसीआरजेड नोटिफिकेशन में एक अमेंडमेंट करने की जरूरत है। और उस अमेंडमेंट के तहत यह कहा गया कि अभी के लिए अंडमान निकोबार में इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट पूरी की जाती है डीजल जनरेटर सेट से। ये जो डीजल जनरेटर सेट्स हैं, पहली बात तो ये महंगे होते हैं, उसके साथ साथ ये पॉल्यूशन भी कॉज करते हैं। तो महंगाई और पॉल्यूशन, अब क्या है ना कि डीजल जनरेटर सेट चला दो, वो धुआं उगलता रहता है, वो धुआं भी धीरे धीरे करके अंडमान एंड निकोबार के एनवायरमेंट पे इफेक्ट डाल रहा है, बट उसके ऊपर जल्दी नजर नहीं जाती है। तो यहां पे ओवरऑल अंडमान एंड निकोबार कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी का बोलना है कि भाई एक काम करो ना, आप गैस पावर प्लांट बना दो। अगर आप गैस पावर प्लांट बनाते हो तो पहली बात तो गैस के थ्रू जो बिजली पैदा होगी वो उतनी पॉल्यूटिंग नहीं होगी, और बैकअप के लिए आप डीजल जनरेटर सेट तो देखो रख ही सकते हो। तो यहां पे रिकमेंडेशन में बोला गया है कि वो ज्योग्राफिकल एरिया, अंडमान वैसे भी एक आर्किपेलागो है, जहां पे आइलैंड्स का जो एरिया है वो 100 स्क्वायर किलोमीटर से कम है, वहां पे भाई डीजल जनरेटर सेट के साथ हम गैस बेस्ड पावर प्लांट भी बना सकते हैं। ठीक है। तो अभी के लिए होप टाउन पोर्ट ब्लेयर में एक 50 मेगावाट का लिक्विफाइड नेचुरल गैस पावर बेस्ड प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। इसको कौन बनाएगा? नेशनल थर्मल कॉर्पोरेशन बनाएगा। और ये एक डुअल फ्यूल पावर प्लांट होगा। ये भाई आपका एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस से भी चलेगा और डीजल से भी चलेगा। तो कल की डेट में लिक्विफाइड नेचुरल गैस वाला प्रोडक्शन बंद भी हो जाता है तो वापस डीजल वाले प्रोडक्शन के बेसिस पे हम इलेक्ट्रिसिटी यहां पे पैदा कर सकते हैं। नीति आयोग अंडमान रीजन के डेवलपमेंट में बहुत मेजर इंटरेस्ट ले रहा है। यहाँ पे 22 स्क्वायर किलोमीटर का एक एयरपोर्ट बनाना, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाना साउथ बे में 12,000 करोड़ का, पैरेलल टू द कोस्ट मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम को डेवलप करना, फ्री ट्रेड जोन बनाना, वेयर हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाना साउदर्न वेस्टर्न कोस्ट पे। इस प्रकार के बहुत से आइडियाज यहाँ पे सबमिट किए जा रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पावर प्रोडक्शन, और पावर प्रोडक्शन के लिए यहाँ पे प्रपोज किया गया है एक गैस पावर प्लांट, और ये गैस पावर प्लांट केस टू केस बेसिस बनाए जाएंगे। सबसे पहले ऑब्वियसली बात है पोर्ट ब्लेयर में बनेगा, उसके बाद बाकी जगहों पे भी बनेगा। जीएस पेपर 2 एनर्जी में, जीएस पेपर 3 एनर्जी में न्यूज आपको काम आएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों चीजों का नीचे दिया हुआ। आई होप आपको इस लेक्चर में मजा आया। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स।